नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है अनअकैडमी की तरफ से। ठीक है। और यहाँ पे रोजाना हम लोग पढ़ते हैं 10:30 बजे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल, वो भी हिंदी में। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको जो यहाँ पे क्लासेज मिलेंगी वो डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे। पूरा कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा और जो एक्सेस मिलेगा वो भी अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंस वगैरह। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे तो यहाँ पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक अपलोड कर देता हूँ, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे। 100 से भी ज्यादा हैं टॉप एडुकेटर्स जो आपको यूपीएससी के लिए गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपकी तैयारी में आपको मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं अनअकैडमी पे। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का प्लान होता है, एक होता है प्लस कोर्स, एक होता है आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है अनअकैडमी का, रेगुलर कोर्स, जिसमें आपको यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, एसए, टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। और उसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, पूरे कंप्लीट कोर्स की तैयारी होगी। प्लस कोर्स का जो 12 महीने का चार्ज होगा, आपका 1 ईयर का जो प्लान का चार्ज है वो है 49,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, ये है कोड स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट में मिलेगा और आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 1 साल की 44,550 रुपए। वहीं जो लोग 2 साल का प्लान लेते हैं, 2 ईयर का, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800। वहीं जो जो लोग 3 साल का प्लान लेंगे, 3 ईयर प्लान, 90,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 81,000 रुपए। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। दूसरा जो प्लान है वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो मिलेंगी, ये चारों चीजें, क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर कोर्स है। इसके अलावा आपको एडिशनल क्या मिलेगा, एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो आपकी तैयारी पे पर्सनली ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा। पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी जी, जिसपे आपके पर्सनल कोच पूरा निगरानी रखेंगे आपके तैयारी पे। और पर्सनल फीडबैक भी आपको दे दिया जाएगा पर्सनली। इसका जो 12 महीने का यानी 1 साल का जो प्लान है, 1 ईयर का, 69,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, 10% डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 62,550। वहीं अगर 24 महीने का लेते हैं 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। ये 2 साल वाले प्लान बेहतर। एक तीसरा भी शुरू हुआ है 3 ईयर का, ये है 1,41,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। दूसरा चीज कि आप इसमें अब ऑप्शनल का भी अलग से कोर्स ले सकते हैं। जीएस के अलावा अगर आप केवल ऑप्शनल लेना चाहें तो भी आपको अलग से मिल जाएगा। ऑप्शनल का जो 12 महीने का प्लान है वो है 27,500 रुपए, यानी 1 साल के लिए आप अगर आप ऑप्शनल यहाँ से लेते हैं कोर्स तो 27,500। कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, 10% डिस्काउंट 24,750 रुपए। वहीं 24 महीने का अगर आप लेते हैं 2 साल का, 40,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000 रुपए ऑप्शनल का। और अगर 3 साल के लिए ऑप्शनल ले लेते हैं 50,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000। तो ये सारी चीजें हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, आपका जिसमें मन करे आप ले सकते हैं। आप इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि एक अनअकैडमी जो है, एक आप लोगों के लिए एक कॉम्बैट के नाम से, अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से एक आप समझिए कि एक कंपटीशन आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रही है, जो टेस्ट के माध्यम से होगा। क्या होगा, क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इज हियर। यहाँ पे है, इसमें क्या होगा कि ये कम्पिटिट विद थाउजेंड ऑफ लर्नर्स इन इंडिया बिगेस्ट 43 कंपटीशन ऑफ यूपीएससी सीएससी। मतलब हर 14 दिन पे होगा, हर संडे को होगा। ठीक है, हर संडे को होगा। और इस संडे को हुआ तो अगले संडे को स्किप, फिर उसके अगले संडे पे, मतलब 14 दिन पे। ठीक है, अल्टरनेट संडे पे होगा।
और ये 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 6 दिसंबर और 20 दिसंबर, टाइमिंग 11 बजे। आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसमें ऑल इंडिया आपकी रैंकिंग आएगी टेस्ट की, क्या कैसे है उस हिसाब से, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करेंगे, ऑल इंडिया आपकी रैंकिंग आएगी क्या कैसे, और बहुत ही बेहतर है ये। और ये जो प्रोग्राम होगा, ये टेस्ट का 45 मिनट का होगा। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 13 कॉम्बैट्स होंगे टोटल, और जिसमें 6 सेक्शन होंगे, और रिलेटिव स्कोरिंग सबका होगा। और ये अल्टरनेटिव संडेज पे होगा, मतलब 14 दिन पे होगा अल्टरनेटिव संडेज पे। जैसा मैंने बताया, अगर मान लीजिए आज संडे है, आज हुआ तो नेक्स्ट संडे को नहीं होगा, उसके अगले संडे पे होगा। तो जरूर ध्यान से रखिएगा, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें जो विनर होंगे उनको फर्स्ट प्राइज को मिलेगा एप्पल मैकबुक एयर, सेकेंड प्राइज को मिलेगा एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड प्राइज को मिलेगा एप्पल एयरपॉड्स, और जो टॉप 100 रैंकर्स हैं इसमें उनको मिलेगा 1000 रुपए का अमेजन का वाउचर। इनाम तो मान लीजिए मिलेगा, ये अलग चीज है, ये मिलना भी चाहिए जो लोग बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, सीखने को। तो जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं। और ये है सोर्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, डेली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। हिंदू का होता है इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। जहां से मुझे इंपॉर्टेंट आपके लिए लगता है मैं लेकर के आता हूं। तो देखते हुए चलिए आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं। आज आपके लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में है, और सबसे बड़ी बात ये चीजें हिंदी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, हिंदी में लिखा हुआ भी उस सारी चीजें। पहला है मिशन कोविड सुरक्षा, सोर्स है पीआईबी और मुद्दा है ये शासन व्यवस्था का। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा निर्मित नवीन बांध, सोर्स है द हिंदू, मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय संबंध आईआर का। तीसरा आर्टिकल है शासन के अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन, सोर्स है इसका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन। इन तीनों को मिलाकर के आर्टिकल बनाया गया है, और ये मुद्दा भारतीय राजनीति का है, ठीक है। और ये जो चौथा आर्टिकल है आपका गुरु नानक जयंती, सोर्स है पीआईबी, भारतीय विरासत और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का ये मुद्दा है। अभी कुछ देर पहले गुरु नानक जयंती था तो उसी पे है, ठीक है। तो 4 आर्टिकल आपके लिए हैं, ध्यान से एक एक करके पढ़ते हुए चलिए क्या चीजें कैसे चीजें। पहला टॉपिक मिशन कोविड सुरक्षा, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। इस आर्टिकल में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ये चर्चा में है, ये पढ़िए कि भारत सरकार ने भारतीय कोविड 19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ मिशन कोविड सुरक्षा की शुरुआत की है। भारत सरकार ने किया है कोविड 19 वैक्सीन के विकास के लिए, उसमें और तेजी आए, जल्दी से वैक्सीन बन सके, उसके लिए 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ मिशन कोविड सुरक्षा, इसमें मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है कोविड सुरक्षा, 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ, इसीलिए चर्चा में है। आगे ध्यान से देखिए। अब मिशन कोविड सुरक्षा क्या है ये देखिए। मिशन कोविड सुरक्षा भारत के लिए स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाने हेतु भारत का लक्षित प्रयास है, जो कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या कह रहा है कि जो मिशन कोविड सुरक्षा है, क्या कह रहा है कि भारत के लिए स्वदेशी, देश में निर्मित, सस्ती और सुलभ वैक्सीन, मतलब आसानी से सभी लोगों को मिल सके, उसके विकास को सक्षम बनाने के लिए, कि आसानी से सभी लोगों को मिल सके, ऐसा चीजों का विकास करने के लिए भारत का एक यह लक्षित प्रयास है मिशन कोविड सुरक्षा, जो कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। और यह मिशन त्वरित उत्पाद विकास के लिए सभी उपलब्ध और वित्त पोषित संसाधनों को समेकित करेगा। त्वरित उत्पाद विकास यानी जल्द से जल्द उत्पादन, जिससे 5 से 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स के विकास में मदद मिलेगी, तथा लाइसेंस प्राप्ति और बाजार तक पहुंच भी इससे आसानी से सुनिश्चित होगी। 3 चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, इसके लिए अनुदान क्या किया गया है। अनुदान जो गवर्नमेंट ने, कि कोविड सुरक्षा मिशन के पहले चरण के 12 माह की अवधि के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना? 900 करोड़, पहले चरण का जो 12 माह की अवधि है उसके लिए। और यह अनुदान भारतीय कोविड 19 वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए और जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा?
कि कोविड 19 वैक्सीन के अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी विभाग को यह राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, हितधारक कौन कौन है इसमें, देखिए क्या कह रहा है कि इस मिशन का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी द्वारा किया जाएगा और इसका कार्यान्वयन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बिराक की एक समर्पित मिशन कार्यान्वयन इकाई द्वारा भी किया जाएगा और राष्ट्रीय जैव फार्मा मिशन और इंड सीपीआई मिशन के तहत मौजूदा गतिविधियां मिशन कोविड सुरक्षा को पूरक शक्ति भी प्रदान करेंगी। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्लान। और देखिए और इसमें क्या कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा समर्थित इंड सीपीआई मिशन को मार्च 2019 में अनुमोदित किया गया था। ठीक है, मार्च 2019 में शुरू हुआ था इंड सीपीआई, ये भी डीबीटी द्वारा ही जारी किया गया मिशन है। और इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि वैक्सीन के पूर्व नैदानिक और नैदानिक विकास में तेजी लाना, यानी जो पहले से वैक्सीन बन रही है या जो नया भी होगा उन सब में विकास में तेजी लाना और ऐसे कोविड 19 वैक्सीन कैंडिडेट्स को लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करना जो वर्तमान में नैदानिक चरण में हैं या नैदानिक चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, उनको लाइसेंस भी देना। ठीक है, और नैदानिक परीक्षण स्थलों की स्थापना करना, जहां पे इन वैक्सीन की का परीक्षण होगा उसके लिए स्थान का भी उपाय करना। ध्यान से देखिएगा, पीआईबी का आर्टिकल है ये कि मौजूदा केंद्रीय प्रयोगशालाओं, जानवरों पर अध्ययन के लिए उपयुक्त सुविधाओं और उत्पादन सुविधाओं और अन्य परीक्षण सुविधाओं को मजबूती प्रदान करना, ये सारा उद्देश्य है। क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनती है तो पहले उसका अध्ययन जानवरों पर किया जाता है। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। सामान्य प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण, डेटा प्रबंधन प्रणाली, नियामक प्रस्तुतियां, आंतरिक और बाह्य गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के विकास का समर्थन करना और इसका लक्ष्य उत्पाद प्रोफाइल टीपीपी का विकास करना भी एक प्रमुख कार्य होगा ताकि इस मिशन के माध्यम से पेश किए जाने वाले वैक्सीन भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। ठीक, तो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान में रखेंगे। और देखिए और इसमें क्या कह रहा है, और जो लक्ष्य उत्पाद प्रोफाइल है टीपीपी, किसी एक विशिष्ट रोग के संबंध में एक लक्षित उत्पाद की वांछित विशेषताओं को रेखांकित करती है कि उसी रोग से संबंधित। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अब महत्वपूर्ण वैक्सीन कैंडिडेट्स कौन कौन है, पहले इनके बारे में जान लीजिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। अब तक कुल 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स को अकादमिक और उद्योग दोनों स्तरों पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा समर्थन प्राप्त किया गया है और अब तक कुल 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स मानव परीक्षण के चरण में है। कितने वैक्सीन, 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स तैयार किए जा चुके हैं, मतलब चल रहे हैं, जिनको डीबीटी ने समर्थन प्राप्त किया है और उन 10 में से 5 वैक्सीन अपने मानव परीक्षण यानी तीसरे स्टेज में, थर्ड स्टेज होता है तीसरे स्टेज में मानव के ऊपर परीक्षण होता है। जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब ये मार्केट में उतार दिया जाता है। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे स्टेज में है, उनमें से क्या क्या नाम है। पहला है कोविशील्ड। कोविशील्ड क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII नोएडा में है द्वारा भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड 19 वैक्सीन यानी कोविशील्ड इसका नाम, इस वैक्सीन का के तीसरे चरण का परीक्षण आयोजित किया जा रहा है। तीसरे चरण का इसका परीक्षण आयोजित हो रहा है जिसमें मानव पे होता है। क्या कह रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड 19 वैक्सीन कोविशील्ड जिसका शॉर्ट नेम है, इसके तीसरे चरण का। अगला है कोवैक्सीन। इस वैक्सीन के बारे में देखिए कि भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIB के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये जो कोवैक्सीन है ये पूर्ण रूप से भारत में तैयार किया गया है। अगला क्या है, अगला है ZYCOV-D। क्या कह रहा है, जायड्स कैडिला फर्म द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित वैक्सीन ZYCOV-D ने
देश में नैदानिक परीक्षण के दूसरे चरण को पूरा कर लिया, और ये जो वैक्सीन है इसका दूसरा चरण भी पूरा हो चुका है। तीसरा है स्पुतनिक वी। ये क्या है कि रूस द्वारा निर्मित वैक्सीन स्पुतनिक वी के संयुक्त चरण 2 और चरण 3 के नैदानिक परीक्षण भारत में जल्द ही शुरू किए जाएंगे। अगला है BNT162b2। भारत सरकार अमेरिकी कंपनी फाइजर द्वारा विकसित वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के संचालन हेतु प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये सब वैक्सीन है जिसका ये फाइनल प्रोसेस चल रहा है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। तो वो जो पांचों वैक्सीन थे उन्हीं पांचों का तीसरे चरण का है, तो इसीलिए। और आगे क्या कह रहा है, अब नैदानिक परीक्षण क्या होता है ये देखिए। नैदानिक परीक्षण का अभिप्राय किसी भी दवा की नैदानिक विशेषताओं की खोज करने अथवा मानवीय स्वास्थ्य पर उस विशिष्ट दवा के प्रभावों को स्पष्ट करने का एक व्यवस्थित अध्ययन है, और यह किसी भी दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता को स्थापित करने का एकमात्र तरीका है जिसे मानव उपयोग के लिए बाजार में प्रस्तुत करने से पूर्व और पशु प्रशिक्षणों के बाद कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और पशु परीक्षण के दौरान जानवरों पर किसी दवा की प्रभावकारिता और दुष्प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान दवा की अनुमानित खुराक भी निर्धारित की जाती है। तो इस तरीके से परीक्षण होता है, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा जो आर्टिकल है आज का दूसरा आर्टिकल IR का आर्टिकल है। ये टॉपिक का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा निर्मित नवीन बांध, नए बांध। ब्रह्मपुत्र नदी पे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें मैं बताया था कि चीन के जल बम की अवधारणा, मैंने आप लोगों को बताया था चीन के जल बम की अवधारणा। इस पे हमने एक आर्टिकल पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। तो इसी आर्टिकल में ये हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी पे जो चीन बांध बना रहा है, जल बम का मतलब ये यही था। तो आज एक और जो नया बांध बना है उसी पे डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, चर्चा में क्यों है। ठीक है, हाल ही में चीनी अधिकारियों ने एक चीनी पन विद्युत कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है, के निम्न प्रवाह में प्रथम अनुप्रवाह पन विद्युत परियोजना के निर्माण की अनुमति दे दी है। चीनी अधिकारियों ने क्या किया, चीनी पन विद्युत कंपनी है उसको ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है, इस नदी को ब्रह्मपुत्रा को, कि उसके निम्न प्रवाह में प्रथम अनुप्रवाह पन विद्युत डाउन स्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके निर्माण के लिए इन्होंने अनुमति दे दी है। आगे देखिए और क्या कह रहा है। तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में, तो पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए। ब्रह्मपुत्रा नदी, इसका जो उत्पत्ति स्थल पर सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, जहां से उत्पत्ति होती है वहां पे इसको सियांग या दिहांग कहा जाता है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ठीक है, और वहां पे उसको सियांग और दिहांग कहा जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर में के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहां से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी दिहिंत, तिस्ता और धनसरी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ध्यान रखेंगे, वैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा फिर भी। और क्या कह रहा है, यह एक 12 मासी नदी है जो अपने भूगोल और विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के कारण अनेक विलक्षण विशेषताओं से युक्त है। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी 12 मासी, 12 महीने इसमें पानी रहते हैं, और इसमें वर्ष में 2 बार बाढ़ की स्थिति रहती है, 2 बार साल में इसमें बाढ़ भी आता है, इसीलिए 12 महीने का है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। पहली, गर्मियों में हिमालयी हिम के पिघलने के कारण, और दूसरी मानसून प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। पहली बार बाढ़ कब आती है, जब गर्मियों में हिमालय का बर्फ पिघलता है उसके कारण बाढ़ आता है, और दूसरा मानसून जब आता है उसके कारण, जो वर्षा के कारण बाढ़ होती है वो। और हाल ही में इन बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ गई है, इनकी संख्या, और जलवायु परिवर्तन तथा उच्च एवं निम्न प्रवाह के प्रभाव के कारण इन बाढ़ों की विनाशकता भी बढ़ी हुई है। और यह भारत और बांग्लादेश के निचले राज्यों में
जनसंख्या और खाद्य के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। भारत और बांग्लादेश के जो नीचे के राज्य हैं वहां पे वहां की जनसंख्या और जो खाद्य सुरक्षा, जो फसल वगैरह बर्बाद होते हैं, वो इसके लिए चिंता का विषय है। और क्या कह रहा है कि नदी की गतिशील भूस्खलन और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण प्राय नदी मार्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है। नदी में स्पीड होता है, इस वजह से भूस्खलन और जमीन के अंदर की जो गतिविधियां सब चेंज होती रहती हैं, इसके कारण इसका मार्ग भी परिवर्तित होता रहता है। और ये जो परियोजना, इस परियोजना के बारे में पढ़िए जो चीन शुरू कर रहा है। वहां पे चीनी राज्य के स्वामित्व वाली पन विद्युत कंपनी पावर चाइना द्वारा नवीन पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में यारलुंग जांगबो नदी के अनुप्रवाह में पन विद्युत के दोहन के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चाइना जो है तिब्बत के साथ एक समझौता करके वहां पे बना रहा है। और क्या कह रहा है कि यह पहली बार होगा जब नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र का दोहन किया जाएगा। हालांकि नियोजित परियोजना के स्थान का कहीं भी उल्लेख नहीं है और ब्रह्मपुत्र नदी का महान अक्ष संघी व वलन ग्रेट बेंड और मेडोंग काउंटी में यारलुंग जांगबो नदी पर स्थित ग्रेट कैनियन क्षेत्र, जहां नदी का बहाव बहुत तेज है तथा यह अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, इस परियोजना के लिए संभावित स्थान हो सकता है। और इस 50 किलोमीटर लंबाई के अकेले खंड में 70 मिलियन किलोवाट घंटे की पन विद्युत विकसित करने की क्षमता है। ये सारा चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चीन की कुछ पहले की भी परियोजनाएं हैं, आप इसको देख लीजिए। चीन की कुछ पूर्ववर्ती परियोजनाएं हैं। वर्ष 2015 में चीन द्वारा तिब्बत के जांगमू में अपनी पहली पन विद्युत परियोजना का संचालन किया गया था, ठीक है। जबकि डांगू, जिएक्सू और जियाचा में 3 अन्य बांध निर्मित किए जा रहे हैं और नदी के ऊपरी और मध्य प्रवाह में हैं ये सारे बांध। तो ये चीन की पहले की भी परियोजनाएं हैं। चीन के लिए इस परियोजना का महत्व क्या है? चीन के लिए क्या महत्व है इस परियोजना का? 60 मिलियन किलोवाट पन विद्युत के दोहन से प्रति वर्ष 300 बिलियन किलोवाट स्वच्छ, नवीकरणीय और शून्य कार्बन उत्सर्जन युक्त विद्युत प्रदान की जा सकती है। और यह परियोजना वर्ष 2003 से पहले कार्बन उत्सर्जन के शिखर पर पहुंचने और वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता की स्थिति प्राप्त करने के चीन के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। भारत के लिए चिंता का क्या विषय है? ये देखिए, भारत के लिए चिंता का क्यों विषय है। भारत वर्ष 2015 से क्या, जब चीन ने जांगबू नदी पर अपनी परियोजना का संचालन शुरू किया था, तब से चिंता व्यक्त कर रहा है 2015 से। अगर ग्रेटर बेंड में एक बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी जाती है तो इसके स्थान को लेकर, जो नदी के अनुप्रवाह और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित होगा, भारत द्वारा नई चिंताओं को वहां पे उठाया जाएगा। क्या इस परियोजना में भारत के लिए जल की मात्रा एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये बांध रन ऑफ रिवर प्रकार के हैं और ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। तो जल का तो मुद्दा नहीं है। आगे देखिए, जल का मुद्दा नहीं है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मपुत्र पूरी तरह से ऊपरी प्रवाह पर निर्भर नहीं है। इसके बेसिन का अनुमानित 35% हिस्सा भारत में भी है। और हालांकि भारत चीनी गतिविधियों के कारण प्रभावित होने वाली जल की गुणवत्ता, पारिस्थितिकी संतुलन और बाढ़ प्रबंधन को लेकर के चिंतित है। इस वजह से ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो गए, इस वजह से भारत परेशान है। भारत और चीन के बीच कोई जल साझाकरण समझौता अभी तक नहीं हुआ है। दोनों देश हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करते हैं, इसलिए वास्तविक डेटा साझा करना और सूखे, बाढ़ तथा भारी मात्रा में जल के निर्वहन की चेतावनी जैसे मुद्दों पर निरंतर संवाद करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकते हैं, ये देखिए कि भारत को हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान प्रदान से आगे बढ़कर चीन से पूरे बेसिन की स्थलाकृति की स्थिति के बारे में जानकारी के आदान प्रदान की मांग करनी चाहिए।
और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसी भी कदम के लिए दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक समझ की आवश्यकता होगी और भारत के लिए चीन को निरंतर वार्ता में शामिल करना एवं जल साझाकरण संधि को अपनाना दोनों देशों के हितों की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सारे चीजों के बारे में ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है शासन के अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन। ठीक है, क्या है? शासन के अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन, ये भारतीय राजनीति का मुद्दा है और हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन, इन तीनों को मिला करके ये आर्टिकल बनाया गया है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, क्या क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल कि शासन के अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन की बात क्या कह रहा है। हाल ही में गुजरात के केवड़िया जिले में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, वहां पे किया गया था। ठीक है, और उसी दिन मोदी जी ने जिस दिन समापन था, एक राष्ट्र एक वोट की बात करी थी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसी की बात हो रही है जो 80वां अखिल भारतीय पीठासीन हुआ था गुजरात के केवड़िया में। और इस सम्मेलन में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य समन्वय विषय को लेकर बड़े पैमाने पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भ में भारतीय संविधान में निहित नियंत्रण और संतुलन तथा शक्ति के पृथक्करण की व्यवस्था एवं इसके महत्व को रेखांकित किया है। क्या क्या चीजें देखते हुए चलिए, क्या कह रहा है ध्यान से। हालांकि हाल ही में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत तथा जांच और संतुलन की प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं और इन महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रति सत्यनिष्ठा में आई कमी के कारण सरकार के कामकाज पर लोगों का विश्वास भी खत्म हो सकता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है यहां पे, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? शक्ति के पृथक्करण से आशय सरकार के कार्यों जैसे विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य और न्यायिक कार्य का विभाजन है। ठीक है, और चूंकि किसी भी कानून के निर्माण, उसे लागू करने और प्रशासन के लिए इन तीनों शाखाओं की मंजूरी भी आवश्यक है और ऐसे में यह व्यवस्था सरकार द्वारा मनमानी या जातियों की संभावना को भी कम करती है। ठीक, और इस व्यवस्था के तहत संवैधानिक सीमांकन के चलते सरकार की किसी भी एक शाखा में शक्ति के एकीकरण को रोका जा सकता है। ठीक है ना। नियंत्रण और संतुलन कैसे, ये देखिए बनाया जाएगा नियंत्रण और संतुलन। विधायिका का नियंत्रण कैसे, न्यायपालिका के संदर्भ में ये देखिए, न्यायाधीशों पर महाभियोग और उन्हें हटाने की शक्ति तथा न्यायालय के अधिकार से परे या अल्ट्रा वायर्स घोषित कानूनों में संशोधन करने और इसे पुनः मान्य बनाने की शक्ति, इस तरीके से। और विधायिका का नियंत्रण कार्यपालिका के संदर्भ में कैसे होगा कि विधायिका निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक अविश्वास मत पारित कर सरकार को भंग कर सकती है और विधायिका को प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का आकलन करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। और साथ ही विधायिका को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का भी अधिकार प्राप्त है। और कार्यपालिका का नियंत्रण कैसे है न्यायपालिका के संदर्भ में, ये देखिए, कार्यपालिका मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और विधायिका के संदर्भ में इसका क्या है नियंत्रण कि प्रत्यायोजित कानून के तहत प्राप्त शक्तियां और संविधान के प्रावधानों के तहत संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक नियम बनाने का अधिकार, ये कार्यपालिका का नियंत्रण। अब न्यायपालिका का क्या नियंत्रण है, न्यायपालिका कैसे नियंत्रण करती है कार्यपालिका के संदर्भ में, ये देखिए, न्यायिक समीक्षा अर्थात कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका की कार्रवाई के दौरान संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख न हो, यह न्यायपालिका का नियंत्रण है। विधायिका के संदर्भ में क्या नियंत्रण है न्यायपालिका का कि केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की आधारभूत संरचना के तहत संविधान संशोधन के अधिकार को सीमित किया गया था। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट।
नियंत्रण और संतुलन की कमजोर प्रणाली क्या है, ये देखिए, क्या इनके बीच कमजोर कड़ियां हैं, कमजोर क्या है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और यह नियंत्रण और संतुलन वे व्यवस्था ही है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुसंख्यकवादी व्यवस्था में बदलने से बचाती है। और एक संसदीय प्रणाली में यह नियंत्रण और संतुलन का कार्य विपक्षी दल द्वारा किया जाता है, परंतु लोकसभा में एक ही दल को प्राप्त बहुमत ने संसद में एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका को कम कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। और कमजोर विधायी समीक्षा देखिए क्या है कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार 14वीं लोकसभा में 60% और 15वीं लोकसभा में 71% विधेयकों को संबंधित विभागों की अस्थायी समितियों के पास भेजा गया था। हालांकि 16वीं विधानसभा में डीआरएस-सीएस को भेजे गए विधेयकों का अनुपात घटकर मात्र 27% ही रह गया है, और डीआरएस-सीएस को भेजे गए विधेयकों के अलावा सदनों की चयन समितियों या संयुक्त संसदीय समितियों को भेजे गए विधेयकों की संख्या भी बहुत कम ही रही है। और न्यायपालिका का हस्तक्षेप क्या है, इसमें क्या है हस्तक्षेप न्यायपालिका का। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के 99वें संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया गया था, और गौरतलब है कि यह संशोधन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रावधान भी करता है। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अनुचित राजनीतिकरण से हटकर चयन प्रणाली की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, जो नियुक्तियों की गुणवत्ता में सुधार के साथ चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने, न्यायपालिका की संरचना में विविधता को बढ़ावा देने तथा चयन प्रणाली के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। न्यायिक सक्रियता क्या है इसमें, ये देखिए क्या है न्यायिक सक्रियता कि हाल में उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में अति सक्रियता देखने को मिली, और कई मामलों में न्यायालय ने ऐसे निर्णय दिए हैं जो विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के समान प्रतीत होते हैं। और कार्यपालिका का अतिक्रमण क्या है कि भारत की कार्यपालिका पर सत्ता के अति केंद्रीकरण, केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना का अधिकार जैसे सार्वजनिक संस्थानों को कमजोर बनाने, राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने का आरोप आदि भी लगते रहते हैं। ठीक है ना। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकते हैं, ये देखिए। विधायी प्रभाव का आकलन क्या कह रहा है। एक व्यापक विधायी प्रभाव आकलन प्रणाली को लागू किया जाना बहुत ही आवश्यक है, जिसके तहत सभी विधायी प्रस्तावों या उनके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक प्रभावों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। और विधायी योजना की देखरेख और समन्वय के लिए संसद की नई विधान समिति का भी गठन किया जाना चाहिए, और यह समिति कार्यपालिका द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के ऐसे मामलों की जांच कर सकती है जहां कार्यपालिका की कार्रवाई से नागरिकों की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचती हो। और क्या कह रहा है, विपक्ष की भूमिका को मजबूत करना। कि विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट के गठन पर विचार किया जा सकता है। छाया मंत्रिमंडल क्या है। शैडो कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली का एक अनूठा संस्थान है, और यह विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने और भविष्य में मंत्री पद के लिए अपने सदस्यों को तैयार करने हेतु स्थापित किया जाता है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत छाया मंत्रिमंडल में प्रत्येक मंत्री अपने विभाग से संबंधित सरकारी मंत्रालय की नीतियों तथा कामकाज की बारीकी से जांच करता है तथा संबंधित मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए वैकल्पिक समाधान भी प्रस्तुत करता है। न्यायिक पारदर्शिता क्या है इसमें कि उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, जो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हस्तक्षेप करने से जुड़े मामलों की जांच करता है, और ऐसे में न्यायपालिका को
कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देते हुए संवैधानिक नैतिकता सुनिश्चित करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर ध्यान में देकर रखिएगा। और इसमें क्या हो सकती है आगे की राह? जब तक एक बेहतर तंत्र विकसित नहीं किया जा सकता तब तक उच्चतम न्यायालय को कॉलेजियम प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जिससे इसकी कार्य प्रणाली को और अधिक लोकतांत्रिक भी बनाया जा सके। इसका निष्कर्ष क्या है कि शासन के एक अंग द्वारा दूसरे के कार्यों में बार बार हस्तक्षेप करने से उसकी अखंडता, गुणवत्ता और दक्षता पर लोगों का विश्वास कम होने लगता है। एक अंग दूसरे अंगों में हस्तक्षेप करता है तो साथ ही इससे लोकतंत्र की भावना का अवमूल्यन होता है, क्योंकि शासन के किसी एक अंग में शक्तियों का बहुत अधिक संचय, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को कमजोर करता है। और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप लोग इसको 200 शब्दों में लिखेंगे, लिख करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे कि शासन के एक अंग द्वारा दूसरे के कार्यों में बार बार हस्तक्षेप करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की अखंडता, गुणवत्ता और दक्षता के प्रति लोगों के विश्वास को कम कर सकता है। चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में लिखेंगे और यह है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस पे आप लोग अपलोड करेंगे। जो लोग जुड़े हो तो जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े होंगे वो लोग जुड़ जाएंगे, या आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे अनअकैडमी स्वदीप कुमार। ठीक है, आप लोग अनअकैडमी स्वदीप कुमार के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें इस प्रश्न का उत्तर लिखा आप लोग जरूर अपलोड करिएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम आर्टिकल देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले गुरु नानक जयंती था, तो क्यों चर्चा में क्या एक हमारे भारतीय कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का मुद्दा है, तो जरूर ध्यान से देखिए गुरु नानक जयंती के बारे में। भारतीय विरासत और संस्कृति का मुद्दा है। 30 नवंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। 30 नवंबर को था और सिखों के प्रथम गुरु व सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मदिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को बहुत सारी बातें पता भी होगी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। और गुरु नानक जयंती कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन होती है और इसी कारण इसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 30 नवंबर को था। गुरु नानक देव के बारे में जान लीजिए, इनकी बात हो रही है। इनका जन्म वर्ष 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव में हुआ था, जिसे बाद में ननकाना साहिब नाम दिया गया। इस गांव को तलवंडी राय का बाद में नाम ननकाना साहिब दिया गया। वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी थे। इनका योगदान क्या है? गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक एवं कवि थे। इन्होंने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज तथा महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया था। ठीक है ना। गुरु नानक देव जी ने विश्व को नाम जपो, कीरत करो, वंड छको का संदेश दिया है, जिसका अर्थ है, नाम जपो का अर्थ है ईश्वर के नाम का जप करो, और कीरत करो का मतलब है ईमानदारी व मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, और वंड छको का मतलब है और जो कुछ भी कमाते हो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। उन्होंने यज्ञ, धार्मिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तपस्या को नकारा। ठीक है, गुरु नानक देव ने, वे एक आदर्श व्यक्ति थे जो संत की तरह रहे और पूरे विश्व को कर्म का संदेश दिया। और इन्होंने भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी है। सगुण और निर्गुण भक्ति के 2 रूप होते हैं, इन्होंने निगुण रूप की शिक्षा दी है, निर्गुण रूप की। इसके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामूहिक पूजा यानी संगत के लिए कुछ नियम भी बनाए, और उन्होंने अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया गुरु नानक देव जी ने। और उनकी मृत्यु वर्ष 1539 में करतारपुर पंजाब में हुई। आधुनिक भारत के लिए गुरु नानक देव की क्या प्रासंगिकता है, ये देखिए कि आधुनिक भारत के लिए क्या है। एक समतावादी समाज का निर्माण। कैसे? समानता का उनका विचार निम्नलिखित नवीन सामाजिक संस्थानों में देखा जा सकता है,
जो उनके द्वारा शुरू किया गया था, जैसे लंगर, सामूहिक खाना बनाना और भोजन को वितरित करना, ये आज भी देखा जा सकता है ये सारी चीजें। दूसरा है पंगत, यानी उच्च और निम्न जाति के भेद के बिना एक साथ बैठ के भोजन करना। संगत यानी सामूहिक निर्णय लेना। सामाजिक सद्भावना की क्या बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की, ये देखिए कि उनके अनुसार पूरी दुनिया ईश्वर की रचना है और सभी एक समान है, केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है अर्थात एक ओंकार सतनाम। ठीक है। और इसके अलावा क्षमा, धैर्य, संयम और दया उनके उपदेशों के मूल केंद्र हैं। एक समाज के निर्माण की बात इन्होंने कही थी। क्या? उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख कीरत करो, नाम जपो और वंड छको, यानी काम, पूजा और साझा का आदर्श रखा था। और उनके धर्म का आधार कर्म के सिद्धांत पर आधारित था। और उन्होंने अध्यात्मवाद के विचार को सामाजिक जिम्मेदारी एवं सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में परिणत कर दिया। उन्होंने 10 वंद की अवधारणा या जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करने की वकालत भी की थी, अब कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान जरूर करना चाहिए। लैंगिक समानता की बात इन्होंने कही थी। क्या? उनके अनुसार महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी ईश्वर की कृपा को साझा करते हैं और अपने कार्यों के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। और महिलाओं के लिए सम्मान और लैंगिक समानता शायद उनके जीवन से सीखने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक है। शांति स्थापना की बात, हाँ, हर जगह शांति स्थापना कि भारतीय दर्शन के अनुसार एक गुरु वह है जो रोशनी यानी ज्ञान प्रदान करता है, संदेह को दूर करता है और सही रास्ता दिखाता है। और इस संदर्भ में गुरु नानक देव के विचार दुनिया भर में शांति, समानता और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। और वर्ष 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई गई और करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सारी चीजें, ये आज की क्लास थी जो यहीं पे समाप्त होती है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग इसे जरूर फॉलो कर लेंगे। और ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। आप लोगों की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से आप लोग को इस क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तो आपकी क्लास कभी छूटेगी नहीं। और शेयर कर देंगे तो और भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बातें पहुंचेंगी। और ये था आज की बात। और एक क्लास रोजाना 10:30 बजे होती है, तो आप लोग समय से आया करिए। कल फिर मिलेंगे आप लोग। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अरे इस नाम से भी आप खोज सकते हैं, अनअकैडमी स्वदीप कुमार, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।